एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम अचीवर पर। तो हम लोग क्लास लेकर आए हुए हैं बायोलॉजी का, जो कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़ रहे थे सेल। हम पढ़ चुके थे कि सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कोशिकांग के बारे में, मतलब कोशिका के जितने भी अंग हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले कोशिका के अंगों के बारे में हमने डायग्राम देकर समझ चुके थे कि कोशिका कौन कौन से अंग होते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि हम कोशिकांग कौन से ऐसे कोशिकांग है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आखिर क्यों हम उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम उसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? जो कि 90% एनर्जी है, बॉडी की जो 90% एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया निर्मित, वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया निर्मित करती है। इसे कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि माइटोस और कॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो शब्दों से, माइटोस और कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है सूत्र और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है, कॉन्ड्रिया में होता है कणिका। हम इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। अब इसके साथ ही अब क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या होती है, हम न हर चीज़ की खोज होता है, आविष्कार होता है। तो क्या होता है कि हर किसी की खोज होता है, आविष्कार होती है। तो क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे हम साइंटिफिक नाम से वैज्ञानिक कहते हैं। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में इसे देखा गया। कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा इसे सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में देखा गया। और जब कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा देखा गया, इस टाइम है 1970 लमसम, डेट देख लिया थोड़ा, 1970 की बात है। अब उसके बाद 1980 लगभग 10 साल बाद अल्टमैन और फ्लेमिंग, दो वैज्ञानिक थे, अल्टमैन और फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा, वहीं फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोलिकर ने क्या किया, सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में किसे देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन अल्टमैन और फ्लेमिंग ने क्या की, इसकी खोज की। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा, वहीं फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा। अब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, बेंडा नामक एक वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम कहा इसे। अब उसके बाद क्या होता है, सिकेविट्स क्या होता है, सिकेविट ने इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहा, पावर हाउस ऑफ सेल कहा, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, हम आगे जाकर देखेंगे कि आखिर पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है इसे, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। आखिर एक कोशिकांग होने के बावजूद, मतलब कोशिका का अंग होने के बावजूद एक कोशिका की तरह क्यों व्यवहार करता है, इसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब उसके बाद आता है होंग ब्लूम ने इसे कोशिकीय श्वसन स्थल कहा। मतलब कि होंग ब्लूम जो वैज्ञानिक था, उसने क्या कहा, उसने कोशिकीय श्वसन स्थल कहा, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को उसने कोशिकीय श्वसन स्थल कहा। और साथ ही पेटजियस ने इसे सार्कोसोम कहा। तो अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा नाम दिए गए, अलग अलग विचार दिए गए। वहीं हम लोग कहते हैं कि बेंडा द्वारा क्या किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था, नाम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा द्वारा। अल्टमैन और फ्लेमिंग ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया, बायोप्लास्ट और फिला। ऐसा हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन वर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या होता है, पेटजियस इन्हें सार्कोसोम कहा। अब उसका एफ म्यूस जो था, एक वैज्ञानिक था, उसने नेफिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की।
अब क्या होता है, ये तो हम जान लिए कि इसकी इतिहास क्या थी, इसकी खोज कब कैसे और किसके द्वारा नामकरण कैसे किया गया और इसकी प्रक्रिया क्या थी। अब हम लोग जानेंगे क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं हर चीज़, हर वस्तु, हर जीव की क्या है, एक निश्चित अवधि है। हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। और हम बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक लाइफ स्पेन शब्द आता है, जब बायोलॉजी में पढ़ते होंगे आप लोग, एक लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन शब्द का जिक्र किया जाता है, जीवन अवधि हम कहते हैं, जीवन अवधि, इसे हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि जो कि लाइफ स्पेन जो है, जो जीवन काल है, जीवन अवधि हम उसे कहते हैं जन्म से मृत्यु तक का समय, जो क्या होता है, जीवन अवधि कहलाता है। जो कि हर वस्तु का, चाहे हर जीव का क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय जीवन अवधि होते हैं। कोई 10 वर्ष, 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई किसी का 150 वर्ष, 200 वर्ष, तो क्या है, अलग अलग भिन्न प्रकार के जीवों के भिन्न प्रकार के जीवन अवधि हैं। अब उसके साथ ही वहीं हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, जीवन काल क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, 5 से 10 दिन उसकी साइज। अब जीवन काल क्या होता है इसके, 5 से 10 दिन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब लंबाई और चौड़ाई 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, 0.5 चौड़ाई क्या, 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। अब उसके साथ ही हम लोग, अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जान लिए इसके जीवन अवधि 5 से 10, इसकी लंबाई, इसकी साइज भी जान लिए। अब क्या होती है, इसकी आकृति क्या होती है, जो इसकी आकृति जो है वो क्या होता है, बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। जो बेलनाकार समझ है, सिलेंडर प्रकार के आकार का क्या होता है, यह आकृति होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसकी संख्या क्या होती है, कोशिका, इसकी संख्या क्या होती है, क्या होता है कि कोशिका का जो संख्या है अब भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इसकी जो संख्या जो है, एक कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी, उसकी डिपेंडेंसी कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। और इसके बाद ही हम जानेंगे कि क्या होता है कि जंतु कोशिका जो होता है, अगर हम लोग देखें तो जो जंतु कोशिका होता है वो क्या होता है कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जंतु कोशिका में, जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका मतलब जंतु कोशिका में पादप कोशिका अपेक्षा ज़्यादा सेल होते हैं। मतलब कि इसके अपेक्षा, मतलब पादप कोशिका अपेक्षा जंतु कोशिका में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब उसके बाद हम जानेंगे कुछ अपवाद भी हैं, हर चीज़ का अपवाद होते हैं। तो उसी तरह से अब हम लोग अपवाद में देखें तो क्या आता है, एक माइक्रोस्टेटियस एक हम लोग कहें शैवाल है, एक शैवाल का प्रकार है, जिसमें क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वहीं क्लोरोलेफिक्सा की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हम लोग वहीं बात करें चाहोस की। अब हम संख्या की बात की है, जैसे कि हम संख्या बात किए हैं, संख्या का होता है कि 500 से 1600 के बीच में होती है। अब वहीं एक अपवाद के रूप में देख रहे हैं, वहीं चाहोस जो कि जॉइंट अमीबा कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 5 लाख, लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो कि अब इसकी जो संरचना है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखें, एक क्या है, दोहरीनुमा है। मतलब कि इसकी जो झिल्लियां हैं, एक बाह्य झिल्ली है, एक बाह्य झिल्ली है, एक आंतरिक झिल्ली है। मतलब कि एक एक्सटर्नल लेयर, एक इंटरनल लेयर। अब इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भी होते हैं, क्रिस्टी भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं, 70S राइबोसोम भी होते हैं, 70S राइबोसोम भी होते हैं। आखिर इनके क्या क्या काम है, कार्य क्या क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, इसे मुख्य वजह क्या है। हम ये भी जानेंगे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक कोशिका मतलब एक कोशिका का भाग होने के बावजूद भी एक कोशिका की तरह व्यवहार कैसे करता है, क्यों कहते हैं एक कोशिका की तरह व्यवहार करता है। तो देखते हैं आगे।
इसको लिखना हो लिख लीजिए। तो हमने देख चुका कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जान चुके, क्या उसके इतिहास है, कैसे खोजी, कैसे उसका नामकरण हुआ। अब हम लोग को जानने की बात है कि जो उसकी संरचना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है वो डबल मेम्ब्रेन है। मतलब कि जैसे कि झिल्लियाँ होती हैं तो क्या होती है, तो ये क्या है, इसकी जो संरचना है 2 झिल्ली युक्त संरचना है, डबल मेम्ब्रेन युक्त संरचना है। और अब यहाँ पर हम लोग की जानने की बात यह भी है कि आखिर हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो क्या है कि हम लोग देखें तो क्या कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल युक्त संरचना है, डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन को हम लोग आंतरिक मेम्ब्रेन कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं, आंतरिक मतलब इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहीं एक मेम्ब्रेन जो बाहर की झिल्लियाँ हैं हम उसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, कहते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली। जैसे कि आप लोग बहुत सारे पढ़ते हो एसपीएम, जो कि बहुत एक, जब हम पढ़ेंगे क्या होता है, जब आगे चर्चाएं की जाएगी तो एसपीएम झिल्ली का नाम आएगा, जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कि जो इसका जो महत्वपूर्ण जो एसपीएम झिल्ली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो कि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्या क्या है हम देखें तो जो 2 झिल्ली युक्त संरचना है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, एक है आंतरिक झिल्ली, एक है बाह्य झिल्ली। अब क्या है, बाह्य झिल्ली जो है क्या है, इसकी संरचना जो है सपाट संरचना है। कैसी संरचना है, इसकी संरचना सपाट है, मतलब कि कोई इसमें गड़बड़ नहीं, जो कि एकदम सीधी है। वहीं अगर हम आंतरिक झिल्ली की बात करें वो क्या है, स्थान स्थान पर वल्लित है। अगर हम लोग आंतरिक झिल्ली से देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आंतरिक झिल्ली है ये क्या है, स्थान स्थान पर वल्लित है, मतलब स्थान स्थान पर मुड़ा, कहीं टेढ़ा है, कहीं तो उसी तरह झुका हुआ है, तो फोल्डेड है। वल्लित मतलब फोल्डेड है, क्या हुआ है, एक मुड़ा हुआ है, फोल्डेड है, मतलब वल्लित मतलब फोल्डेड संरचना है, फोल्डेड संरचना है। और हम लोग वहीं बात करें कि क्या कहने के बाद, यहाँ पर कहने की बात यह हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल युक्त संरचना है, डबल युक्त झिल्ली संरचना है। और साथ ही जो बाह्य झिल्ली है वो सपाट झिल्ली है, वहीं आंतरिक झिल्ली जो है वह एक फोल्डेड झिल्ली है, वल्लित झिल्ली है। अब जो वल्लित झिल्ली है, वल्लित झिल्ली मतलब अंतर्वलनों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या है कि जो अंतर्वलित है, जो फोल्डेड है, हम उसे क्या कहते हैं, कुछ उसे अन्य नाम से पुकारेंगे ही, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब क्रिस्टी, तो क्रिस्टी क्या है, तो क्रिस्टी के भी कुछ काम होंगे। तो क्या होता है, क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। क्रिस्टी पर जो कि हम इसे हमने यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम का आता है क्रिस्टी जो है। यहाँ पर समझने की बात, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान समझिए क्या है कि कह रहा है, यहाँ पर बात समझने की बात यहाँ पर यह हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली की संरचना है। हम जिसे एक बाह्य झिल्ली है, बाह्य झिल्ली जो है सपाट है, वहीं आंतरिक झिल्ली जो है वो क्या है, फोल्डेड है, वल्लित है। वल्लित मतलब फोल्डेड, मुड़ा हुआ न, कहीं कहीं मुड़ा हुआ है। और साथ ही जो फोल्डेड है, तो फोल्डेड जो आंतरिक झिल्ली जो फोल्डेड है, फोल्डेड वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पर क्या उपस्थित है, ऑक्सीसोम। तो अब देखेंगे क्रिस्टी पर क्या उपस्थित है, ऑक्सीसोम। अब ऑक्सीसोम जो है उसकी उपस्थिति जो है, हम ऑक्सीसोम को अन्य नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीसोम को हम लोग मोरल कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरल कर्ण भी कहते हैं, मोरल कर्ण। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह हुआ कि हम जो ऑक्सीसोम है, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली ना, बाह्य झिल्ली क्या है, ये सपाट है, आंतरिक झिल्ली फोल्डेड है। फोल्डेड वाले आंतरिक झिल्ली जो फोल्डेड है, हम उसे क्रिस्टी कहते हैं। जहाँ फोल्डेड है उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर क्या है, ऑक्सीसोम है। अब ऑक्सीसोम को हम लोग मोरल कर्ण भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब मोरल कर्ण कहते हैं, या हम F1 या FO कर्ण भी कह सकते हैं, F1 या FO कर्ण भी कह सकते हैं, जिसे
जिसे आप लोग ध्यान देख सकते हैं कि जो मोरल कण है तो इसकी जो खोज है, इसकी खोज एफ मोरन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज क्या किया था? एफ मोरन वैज्ञानिक द्वारा किया था, जिसलिए इसके ही नाम पर क्या कर दिया गया? मोरल कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आया? क्रिस्टी के बारे में जान लिया हम लोग। और ऑक्सीजन अभी आगे जानकर अब मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एफओ कारक की मदद से, कारक की मदद से, चाहे कण की मदद से ऑक्सीसोम आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीसोम जो है वो क्या होता है? एफओ कण की मदद से क्या होता है? ऑक्सीसोम क्या होता है? आंतरिक झिल्ली से, ऑक्सीसोम क्या होता है? आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। इस कारक को, जो कि इस कारक को मतलब इस कारण को हम क्या कहते हैं? ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन कहते हैं, OSCP। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए बहुत गौर से। क्या कहा जा रहा है? एफओ कारक की मदद से, मोरल कण की मदद से क्या होता है? आंतरिक झिल्ली ऑक्सीसोम जो ऑक्सीसोम है वो क्या होते हैं? आंतरिक झिल्ली से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जो आंतरिक झिल्ली है इससे जुड़े होते हैं ऑक्सीसोम से, और जुड़ते हैं। इस कारक को हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन, मतलब हम इसे OSCP भी कहते हैं, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन। अब बात किया जा रहा है कि अब यहाँ तक समझ में आया। अब ये बात होगी जो कि हम लोग मोरल कण के बारे में जान लिए, जो कि एफ मोरन वैज्ञानिक द्वारा खोज की गई थी। अब बात यहाँ पर है कि 7S राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण है, और स्वयं का DNA, जो DNA है, हम DNA की बात कर रहे हैं, जो DNA यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो DNA जो है वो वृत्ताकार है और क्या करता है? प्रतिक्रियन क्षमता, रेप्लिकेशन, इसके पास क्या है? प्रतिक्रियन की क्षमता है, जिसकी वजह से जो राइबोसोम है और DNA है, जो प्रतिकृतियन की क्षमता कारण हम इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, मतलब कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। मतलब कि कहने की बात यहाँ पर यह हुआ कि एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कोशिका के अंग है, लेकिन क्या है? एक कोशिका की भांति क्या करता है? कार्य करता है। ध्यान देने वाली बात है। क्या हम लोग इसे क्या कहा? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिकांग, एक ऑर्गेनल्स है, कोशिका का अंग है, लेकिन कोशिका के अंग होने के बावजूद भी क्या करता है? यह किसके जैसा काम करता है? यह एक कोशिका की जैसा काम करता है। अब मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का क्या काम है इसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र होते हैं। जो मैट्रिक्स है, सबका मैट्रिक्स है, जो क्रेब्स चक्र होते हैं, क्योंकि इस चक्र के सभी आवश्यक एंजाइम मैट्रिक्स में, जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या होते हैं? मैट्रिक्स में ही उपस्थित होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर और देख सकते हैं ऑक्सीसोम, हमने अलग से ले लिया, ऑक्सीसोम को ले लिया है। अब निचले इसे हम आधार कहते हैं, निचला भाग आधार कहते हैं, FO, और ऊपर शीर्ष वाले भाग आधार को हम FO कहते हैं, और शीर्ष वाला F1 जो शीर्ष को और आधार को जोड़कर रखती है, हम उसे वृत्त के रूप में डिनोटेशन किए हुए हैं। अब यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक एक बार हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए। क्या है कि आंतरिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल युक्त संरचना है, डबल झिल्ली युक्त संरचना है। बाह्य झिल्ली जो है वो सपाट है, वहीं आंतरिक झिल्ली क्या है? वल्लित है, फोल्डेड है। वल्लित को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, जो कि क्रिस्टी पर क्या है? ऑक्सीसोम उपस्थित है। ऑक्सीसोम की खोज क्या होता है? एफ मोरन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, जिसे हम मोरल कण भी कहते हैं, या एफओ कण कहते हैं। वहीं एफओ कारक की मदद से क्या होता है? ऑक्सीसोम आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। इस कारक को हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन, OSCP हम शॉर्टकट में कहते हैं इसे। अब क्या होता है? मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में इसकी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब हम लोग को जाना ऑक्सीसोम। अब एक यहाँ पर और समझ लें, हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को
अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ध कोशिकांग कहने की मुख्य बात यह है कि एक कोशिका का अंग होने के बाद भी ये क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक कोशिका की तरह कार्य करता है। तो आगे देखिए, इसको लिख लीजिए फटाक क्रिया। अब यह भी कहा जाता है कि अब क्यों, देखिए क्या, अब हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कैसे कैसे कहते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, लिख लिए होंगे आप लोग। तो देखिए एक चीज़ हमने बताना आपको लोग भूल गया कि क्या है कि हम यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो शीर्ष है, जो ये ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम के अंदर क्या होते हैं, एटीपेस उपस्थित रहते हैं। एटीपेस जो होते हैं, जो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। जो कि आप लोग जानते हैं कि एटीपेस से क्या होता है, एटीपी का, तो अब क्या होता है, एटीपी जो है किस एंजाइम से निर्माण होता है, तो एटीपी जिस एंजाइम से एटीपी जिस एंजाइम से निर्माण होता है उसे हम एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कहते हैं। एटीपी जिस एंजाइम से निर्माण होता है हम उसे एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कहते हैं। तो क्या हुआ कि एटीपेस इसमें पाया जाता है, किसमें, ऑक्सीसोम में, शीर्ष पर, जो कि इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन एक प्रक्रिया होती है, एक चक्रण की प्रक्रिया होती है, जो कि जिसे हम इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहते हैं, जिससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो निर्माण है एटीपी सिंथेसिस एंजाइम से होता है। तो यहाँ तक अब हम लोग जानने की बात है कि अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर, कोशिका के प्रकार के कोशिकांग, सेल विथ इन सेल ऑर्गेनेल्स। हमने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिकांग, मतलब कि कहने के बात यह हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका के भीतर रहने के बावजूद भी एक कार्य कैसा करता है, कोशिका की भांति। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि सेल विथ इन सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग को हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, पूर्व उत्पत्ति, हर एक, जैसे कि हमने पढ़ा था जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने उसमें बताया था कि हर एक सेल की उत्पत्ति क्या होती है, पूर्व उपस्थित सेल से होती है। तो वहीं उसी बात को हम देखें तो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित
पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। जैसे कि हम लोग ने सेल बायोलॉजी पढ़ा था, जैसे सेल बायोलॉजी हम वो चैप्टर तो ही चल रही है अभी, लेकिन हमने सेल थ्योरी पढ़ाया था, जो कि सेल थ्योरी स्लाइडेन आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया था। उसी तरह से बताए थे कि हमने बताया हुआ था कि क्या है कि जो कोशिका है, कोशिका की उत्पत्ति जो है पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। वहीं यहाँ पर कहने की बात है कि जो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। अब एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम मार्गुलस था। मार्गुलस ने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित रहते हैं, चाहे कोशिका में रहते हैं। अब क्या होता है कि कोशिका में रहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। अब क्या होता है कि एक प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका में, इसने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक सेल की भांति कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। अब इसके बाद बात यहाँ पर यह आती है कि क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से किसी न किसी हर चीज़ की ओरिजिन होता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का भी कोई ना कोई से ओरिजिन होगा। तो वहीं हम बात कर रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन की बात करते हैं, जो मार्गुलस नामक जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया जो हो प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक कोशिका में भी रहते हैं। अब हम लोग को जानने की बात यहाँ पर यह है कि जो ओरिजिन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन है क्या है, तो ओरिजिन लिखते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैंगनी सल्फर के जीवाणु से होती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो ओरिजिन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो ओरिजिन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है बैंगनी सल्फर के जीवाणुओं से होती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है कि अब हम लोग जानने की बात है कि क्या इस कार्य क्या है, वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कार्य क्या है। तो ये सब लिख लिए होंगे आप लोग। तो कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो पहला कार्य देखेंगे तो हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य, वर्क, हम लोग कह सकते हैं पहला एटीपी संश्लेषण। जब हम एटीपी के बारे में, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो उस क्लास में क्या होगा, जिस तरीके से हमने जाना कि क्यों कहते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया का विद्युत पावर हाउस ऑफ सेल। अब हम आगे जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एटीपी क्या होता है। जब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से जिक्र किया जाएगा एटीपी संश्लेषण। अब दूसरी बात क्या आती है, वसा का ऑक्सीडेशन। वसा जो है, फैट जो है, वसा का या ऑक्सीडेशन, वसा का ऑक्सीडेशन, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण, वसा का ऑक्सीडेशन। और तीसरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर सेट्रॉइड्स का भी संश्लेषण होता है, सेट्रॉइड्स का भी संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर सेट्रॉइड्स का भी संश्लेषण होता है। और चौथा कार्य है, यह हीमोग्लोबिन में हैमी भाग का भी संश्लेषण होता है। हीमोग्लोबिन के
होमोग्लोबिन को हम HB से HB से डिनोट करते हैं। होमोग्लोबिन के हाइमी भाग का भी संश्लेषण होता है। तो ये हुआ हमारा, तो यहाँ तक ये हमारी क्लास रही माइटोकॉन्ड्रिया के। यहाँ तक समझ लिए कार्य क्या क्या है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अब हम अगले क्लास में कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे। हो सकता है कि राइबोसोम आए, कोई अन्य टॉपिक। और आप लोग बताना चाहें कोई किस टॉपिक की बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक को जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो पूरी क्लास है तो एक विस्तृत रूप से देखने के लिए कि आप लोग देखते रहिए, और जो डाउट हो रही है उस चीज़ कमेंट में कीजिए। और आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से कोई परेशानी, आपको अधिक परेशानी झेलना पड़ रहा हो, कि मतलब बायोलॉजी के टॉपिक से, या जो कि हम पॉलिटी क्लास भी देख रहे हैं उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा है आप लोगों को, तो उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। और साथ ही अब हम लोग ये भी बता दें आप लोगों को कि एग्ज़ाम के डेट जो है नज़दीक आ चुके हैं। मतलब कि मतलब हम लोग कहें तो 5-6 मंथ, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 5-6 मंथ कोई बड़ी टाइम भी नहीं होती है, कोई छोटा टाइम भी नहीं होता, समय अंतराल भी बड़ी नहीं होती है और छोटा भी नहीं होता है। लेकिन हम उसी बात को देखें तो हम उसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, एक बैच चालू किया है, जो कि क्या है, वो सिर्फ उसमें क्या किया जाएगा, टेस्ट सीरीज, सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन को मार्क किया जाएगा। तो जो कि अभी इस साइंस से रिलेटेड नहीं, क्या होता है, अभी क्वेश्चन जो टेस्ट जो है पॉलिटी से लगाया जा रहा है। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन देखिए। और हर दिन क्लास जो टेस्ट है वो हर दिन अपलोड किया जाएगा, और उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ही उससे जुड़े प्रश्न को निर्धारित किया गया है कि उससे अधिक से अधिक प्रश्न और स्टूडेंट के लिए लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए थैंक्स, धन्यवाद। तो चलते हैं।